हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनडब्ल्यूएस। ठीक है, तो एनडब्ल्यूएस के इस चैनल पे हम क्या कवर कर रहे हैं? इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हैं। और आज जो टॉपिक हम देखिए, एक दिन अल्टरनेट हो करके आपका जो कोर्सेज में जो भी लेक्चर्स आएंगे वो कैसे आएंगे। ठीक है, आपके जो लेक्चर्स होंगे 135 के सीरीज में आएंगे। 135 का सीरीज मतलब मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, ऐसे होके आएंगे। ठीक है, तो प्रयास रहेगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा कवर एक लेक्चर में कराया जाए। मोस्टली जो लेक्चर्स होंगे वो बहुत लंबे नहीं होंगे, मैक्सिमम 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे का लेक्चर होंगे। चलिए, तो एनडब्ल्यूएस में आपका स्वागत है। वी आर वर्किंग ऑन आवर सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। याद रखिएगा कि ये किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं है। जहां भी आपकी इंडियन पॉलिटी आती है वहां सबके लिए ये एप्लीकेबल होगा, वहां आप उसके लिए पढ़िए। उसके साथ में आप पीवाईक्यू देखिए। बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर इस लेवल में पीवाईक्यू में हमें ज्यादा क्वेश्चंस मिल नहीं रहे। एग्जैक्टली नहीं मिलेंगे। आप टेस्ट सीरीज जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स के जो टेस्ट सीरीज होते हैं उनको लगा सकते हैं। ठीक है, आप देखिए पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो होते ही हैं, उसके साथ में ही जो आपको जहां से भी क्वेश्चंस मिले। ठीक है, और एक और ध्यान दीजिएगा आप लोग बात, जब आंसर आप लोग इसको करें, ठीक है, तो आंसर करने के टाइम पे आपको याद रखना होगा कि आप अपना आंसर वेरीफाई करें कुछ जो आपकी रिनाउंड बुक्स हैं उससे ही। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में ऐसे होता है कि आंसर्स प्रॉपर करेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस वहां से उठाइए और अपना आंसर जो है उस हिसाब से सेटल करने के बारे में सोचिए। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि आप लोग जब भी आंसर करिए तो एक देखिए पीवाईक्यू लगाने का मतलब यही है कि आप एनालिसिस करिए। जो सवाल आ रहे हैं उसमें आपको क्या करने हैं? एनालिसिस करने हैं। ठीक है, again PYQ is always committed to do what? To provide what we have, okay, provide what we have committed। ठीक है, जो भी हम लोगों ने कमिट किया है उसको डेफिनेटली ही कवर किया जाएगा और इंटायर मतलब कि अच्छी तरीके से। ठीक है, इसमें कुछ भी जो है ऐसे एक दिन में कवर करने के लिए, देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारे जो भी एक्ट्स, मैक्सिमम कितने एक्ट्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लोज टू 15-16 एक्ट्स है। ठीक है, वो मैक्सिमम 2 दिन में कवर कर किए जा सकते हैं। मैं आपको क्या करता, एक एक्ट पढ़ाने के बाद में उसको पीडीएफ से ले लेता। पीडीएफ से मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं ना कि मैं जो भी लिखूं आपको उतने देर में सोचने का कुछ मौका मिले। आप उतने देर में बुक्स को जो है थोड़ा सा पलटें, बुक अपने पास रखिए। ठीक है, उसको थोड़ा सा उस बुक को रेफर करते रहिए सेम टाइम पे, ताकि यू विल बी एबल टू लिंक इट। ठीक है, नहीं तो पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आपने भी बहुत बार पॉलिटी पढ़ी होगी, यहाँ भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कोई अंतर बहुत ज्यादा जो है ऐसा सब्जेक्ट में तो आ नहीं गया। ठीक है, पढ़ने और पढ़ाने के तरीके में अंतर है। ठीक है, चलिए, तो अगेन we expect that you will be liking our channel and videos and you are going to subscribe it as well। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। ठीक है, ताकि रिसोर्सेज की कमी के लिए कोई भी, ठीक है, किसी को भी परेशानी ना हो। ठीक, आज मुझे कुछ क्वेश्चंस नहीं ऐसे स्पेसिफिक करने का टाइम मिला, तो मैंने आपके लिए एक कोटेशन लाया है। और कोटेशन देखिए बड़े ही, जहां से आया है वो बड़े ही दिलदार टाइप के लोग हैं। डिज्नी, डिज्नी को तो हम जानते ही हैं। डिज्नी मतलब कि जो भी बचपन हमारी
जो है बचपन हमारा तो नहीं, लेकिन जो बच्चे क्लोज टू क्या कह सकते हैं 2000 से क्या 95 से लेकर के 2000 के आसपास जो भी बच्चे पैदा हुए होंगे उनको डिज्नी से तो खासा लगाव रहा होगा, टॉम एंड जेरी एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो डिज्नी क्या कहता है, डिज्नी कहता है कुछ चीजें हमें बचपन से भी सीखने को मिलती हैं। तो डिज्नी, ओ ये ठीक है जी। तो डिज्नी क्या कहता है, डिज्नी कहता है ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव करेज टू परस्यू देम। मतलब अगर हमें अपने सपनों को साकार करना है तो उसको साकार करने के लिए जो भी मेहनत है वो हमें करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ये ताकत है कि आप अपने सपनों को साकार कर लें, ठीक है, तो आपसे सपने दूर नहीं रहते हैं। बस आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, ठीक है। उनको पाने का रास्ता भी बनते चला जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे बोलेंगे कि सर हम लोग तैयारी कर रहे हैं इतने साल से, हम हुआ नहीं, ठीक है। देखिए भाई, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, ठीक है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जिस ट्रेन से आप एग्जाम देने जा रहे हैं वो ट्रेन रह गई, आपका बहुत बढ़िया तैयारी था, एकदम आप परफेक्ट होके जा रहे थे, ठीक है। क्या हुआ, लास्ट अटेम्प्ट था आपका, ठीक है, मेंस लिखने जा रहे थे, ठीक है, आपका प्री क्वालिफाई हो गया था और प्री बहुत बढ़िया नंबर आया था, मेंस का लास्ट पेपर था और ट्रेन लड़ गई जिस ट्रेन से आप जा रहे थे, या फिर आप पेपर ही नहीं देने जा पाए, ठीक है। जहां पे आप थे अब ऐसा हो गया कि आप उस टाइम पे टेंशन में आके बेहोश होए गिर गए, आपको सबने जो है क्या किया, आपने सबने आपको रेस्क्यू करने के लिए ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। जब आप जगे एक दिन पूरा बीत चुका था, बताइए इसमें आपकी कहाँ गलती है? इसमें कोई गलती है आपकी? आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जिस ऑटो से जा रहे हैं उस ऑटो का टायर बस्ट हो गया, ऑटो पलट गया, आप गिर गए, पैर हाथ टूट गए, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जो आपके कंट्रोल में है, क्या है कंट्रोल में, लेकिन देखिए ये क्या है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तो ये मान लेना चाहिए कि भाई हमारे लिए कुछ चीजें अलग तकदीर ने लिखी है ना। आपने पेपर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद में आप ज्वाइन करने गए, ज्वाइनिंग के पहले दिन ही क्या हो गया, ज्वाइनिंग के पहले दिन ही ऐसी कोई दुर्घटना हो गई, आपको सिलेक्शन छोड़ना पड़ा, आपको ज्वाइनिंग छोड़नी पड़ी, तो उसमें आपकी गलती है क्या, अभी कोई गलती नहीं। आपके पास ऑफर लेटर है, ऑफर लेटर होने के साथ में क्या हो गया, युद्ध प्रारंभ हो गया। अब युद्ध चालू हो गया, सारी हायरिंग क्या हो गई, रोक दी गई। मैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस और स्टेट पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ। अब जब रोक दी गई, आपके पास ऑफर लेटर, आप बैठे हैं, कल आपने मिठाई बांटा, आज पता चला कि इंडिया और पाकिस्तान का जो है मैच हो गया, उस मैच में आपका क्या हो गया, आपके साथ टॉस हो गया। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल करके जो हमारी क्षमता में है उसको करना है हमें, और हमारी क्षमता में क्या है, हमारी क्षमता में पढ़ाई करना है, वो हम करेंगे, ठीक है। और आपका जहां तक आपके साथ चलने का होगा
जहां तक आप चलेंगे वहां तक एनडब्ल्यूएस चलने के लिए बाध्य है। इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। पैसा देके आपको पढ़ना है, हजारों इंस्टीट्यूट्स हैं, मुझसे बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप जाइए वहां पैसा दीजिए पढ़िए। यहाँ कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं, आप यहाँ पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, सिलेक्शन पाएंगे, अपना जीवन सुधारेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को प्रारंभ करता हूँ। ये सब, चलिए एक मिनट, क्या लिख दिया मैंने। ठीक है, नेता ऐसे ही भाषण देके चालू करते हैं तो थोड़ा सा मैंने भी सोचा कि भाई चालू करें। ठीक है, एकदम मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया था? अब तक जो हमने अपने अगर देखें तो हमारी जो पीछे की क्लासेस हैं वो हमें पता है कि हम लोगों ने जो पूरे एक्ट्स हैं, ठीक है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड थे। किसके? कंपनी रूल और क्राउन रूल में। ठीक है, ये जो भी हमें पता है कि ये जो आए थे वो कब से आए थे? 1773 से लेकर के 1853 के चार्टर तक। फिर क्या हो गया? फिर हमारा रिवोल्ट हो गया, रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया। अब जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया तो जो क्राउन का रूल था वो हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया गया। ठीक है, अब क्राउन का रूल आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? 1858 से लेकर के 1947 तक इन्हीं का रूल रहा। ठीक है, ये हम लोगों ने देखना चालू कर दिया था और ये हमें पता है। ये हमें क्या है? पता है। जो चीज हम लोगों ने कवर कर रखा है ऑलरेडी वो क्या है? कंपनी रूल में जो भी हम लोगों ने देखा था वो कवर कर लिया है। और क्राउन रूल में, ठीक है, रूल ऑफ क्राउन के टाइम पे एक जो एक्ट हम लोगों ने कल पढ़ा था वो कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे क्या हो रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या कर रही थी? सेंट्रलाइज कर रही थी। सेंट्रलाइजेशन की कोशिश हो रही थी किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? अब ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली, ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द सेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट और क्राउन, ठीक है, अब क्राउन सीधे हमारे ऊपर रूल कर रहा है। और क्या हो रहा है? अब चीजें जो है डिसेंट्रलाइज हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हो रहा है? जो भी चीजें पहले बांट दी गई थी, सॉरी, जो भी चीजें पहले क्या कर ली गई थी? एक जगह बटोर ली गई थी। ठीक है, आपको याद होगा पहले क्या था? प्रोविंसेस, प्रेसिडेंसीज। ठीक है, फिर कोई बच्चा कमेंट कर रहा है सर प्रेसिडेंसी होता है सर, प्रोविंसेस नहीं होता है। जी जी सर, माफ करिए। तो प्रेसिडेंसीज जो थी वो सेग्रीगेटेड थी, बटी हुई थी। तीन प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। ठीक है, अब बॉम्बे, मद्रास और बंगाल जो तीनों प्रेसिडेंसीज थी उसमें क्या था? अपने अपने तरीके से लोग रूल कर रहे थे। भाई रेगुलेट कर दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू, और लेकर के आ गया एक साथ। क्या कर दिया गया? सबको एक साथ लेके आ गया गया। जब एक साथ लेके आया गया तो एक सेंट्रल पावर बनाया गया बंगाल को। ठीक है, और सेंट्रल पावर जब बंगाल को बनाया गया तो उस
जो वहां के गवर्नर थे, अब उनको क्या कर दिया गया, पूरा सर्वे सर्वा कर दिया गया। सर्वे सर्वा इन द सेंस उन्हीं के पास सारी ताकत रहेगी, और उनको कह दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, कुछ टाइम बाद फिर चेंजेस कुछ आए, कुछ अमेंडमेंट्स आई। रूल करने के लिए जो क्या बोलते हैं, जस्टिस सिस्टम को और ताकतवर करने के लिए, जुडिशरी को और ताकतवर करने के लिए क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। फिर जब इनको लगने लगा कि भाई मुश्किलें और बढ़ रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में तो लोग चैलेंज कर दे रहे हैं, जो हमारी रिवेन्यू है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के जो इन काउंसिल है, उनको जो वो लोग काम कर रहे हैं उनको भी चैलेंज कर दिया जा रहा है। तो जब उनको भी चैलेंज कर दिया जा रहा है तो क्या किया जाए, इनको बाहर किया जाए। और कब बाहर किया जाए, जब ये लोग अपना ऑफिशियल काम कर रहे हो। ठीक है, अब चीजें बहुत स्पष्ट तौर पे क्या हो रही हैं, समझ में आ रही है हमको। करते करते हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कर दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट में हमें दो बॉडी दे दी गई। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले था, उनके पास सारी चीजें थी। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लिमिटेड चीजें दे करके, ठीक है, उनको कॉमर्शियल दे करके, और क्या कर दिया गया, भाई आप कॉमर्शियल देखिए, बाकी की जो चीजें होंगी वो हम एक नई बॉडी बना रहे हैं, जिसको क्या कहेंगे, जिसको कि हम कह देते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब यहीं से सारी चीजें बदलना चालू हो गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास बहुत ताकत आ गई। ठीक है, कुछ टाइम बाद एक कॉर्नवालिस साहब हमारे गवर्नर जनरल बन के आए, और उनकी कुछ शर्तें थी। अब उन शर्तों को क्या कर दिया गया, उन शर्तों को इनकलकेट करने के लिए एक्ट ऑफ 1786 आया। ठीक है, अब उनकी शर्तें ये थी कि भाई अगर मैं 4 मेंबर काउंसिल मुझे अपोज कर देती है तो मेरे पास वीटो पावर होना चाहिए। ठीक है, ओवर राइडिंग पावर होना चाहिए उनके ऊपर। बात समझ में, ओवर राइडिंग पावर मिल गई आपको। उन्होंने कहा कि भाई मैं ही कमांडर इन चीफ रहूंगा। बोला रह जाओ भाई, कमांडर इन चीफ आप रह जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये कमांडर इन चीफ हो गए। आपको मुझे ये बताना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब के ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों करी जा रही थी। ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, कभी टाइम मिलेगा तो। ठीक है, टाइम इन द सेंस जब ये हमारा पूरा खत्म हो जाएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब के ऊपर ये बताऊंगा मैं कि क्यों इनके ऊपर इतनी मेहरबानी हो रही थी। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री। जो लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से, वो उनको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं। अब यहां से क्या हो गया, 1786 का एक्ट आया। फिर चार्टर आया। कब का चार्टर आया, चार्टर ऑफ 1793। 1793 के चार्टर में क्या कहा गया, 1793 के चार्टर में वो सारी चीजें मांग दी गई। ठीक है, और सारी चीजें 1793 के चार्टर में मांगी गई, जो भी क्या हो रही थी, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब को स्पेशली दी गई थी, वो अब सबको देनी पड़ेगी। सारे गवर्नर्स को देनी पड़ेगी, गवर्नर जनरल्स को देनी पड़ेगी। ठीक है, अब सबके पास पावर आ गई। जो सबके पास पावर आ गई, तो लोगों ने कहा कि भाई अब जो धीरे धीरे शिकंजा आप कसना चालू करिए। ठीक है, अब चार्टर ऑफ 1813 आया। चार्टर ऑफ 18, देखिए मैं ये सीक्वेंस में पूरी चीजें कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम फिर लग जाएगा। एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रही है, खींचा जा रहा है, सेंट्रलाइज किया जा रहा है चीजों को। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन हो रही है। अब क्या कर दिया गया, अब ये बोला गया कि भाई अब चार्टर जो है, और इसके साथ ही याद रखिएगा एक्सपेंशन भी हो रही है, सब्सिडियरी अलायंसेस भी हो रही हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी भी चल रही है। अब क्या हो गया, अब चार्टर जो है 1813 का आ गया। 1813 के चार्टर में जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि भाई मोनोपोली आपकी कंट्रोल कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, मोनोपोली कंट्रोल कर दी जाएगी।
1813, ठीक है। 1813 का जो चार्टर आया उसमें क्रॉस चेक करना पड़ता है, सही तो बोल रहा हूँ ना, ठीक है। अब 1813 का जो चार्टर हमारे पास आया उसमें और 1833, ठीक है, 1833 के चार्टर में ये था। अब देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों को क्या कर दिया गया, अब हमारे पास कुछ ऐसी पावर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास कुछ ऐसी पावर दे दी गई कि भाई आप देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, चार्टर ऑफ 1793 स्पेसिफिक था किसके लिए, जो चीजें कॉर्नवालिस को दी गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी, अब वो चीजें हम क्या कर रहे थे, वो चीजें डिमांड कर रहे थे, ठीक है, सबको दे दी जाए, क्या कर दी जाए, सबको दे दी जाए, है ना। चलिए, और चार्टर ऑफ 1813 में मोनोपोली हटा दी गई, मोनोपोली हटा दी गई, लेकिन फिर भी दो जगह मोनोपोली रखी गई। कहाँ कहाँ मोनोपोली रखी गई, दो जगह जो मोनोपोली रखी गई वो थी, ये 1813 की बात कर रहा हूँ, तो दो जगह जो मोनोपोली रखी गई वो ट्रेड विथ चाइना, ठीक है, और ट्रेड इन टी विथ इंडिया, इसमें रखी गई, ठीक है। अब हमारे पास जो चार्टर आई इसके साथ में कुछ और भी चीजें इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज और ये सब बातें भी आई, मूव कराने की कोशिश हुई, एक रिलीजियस जो है नेविगेशन की जो है अटेम्प्ट इसमें की गई, ठीक है। 1833 में क्या हो गया, 1833 में ये कह दिया गया कि भाई आप जो कोर्ट ऑफ क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी अब कॉमर्शियल पार्ट कर रही थी, कॉमर्शियल पावर जो मिला था, अब उसको हटा के क्या दे दिया गया, अब उसको हटा के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे दिया गया, ठीक है। अब उसको क्या कर दिया गया, अब उसको हटा के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देने के बाद क्या हो गया, अब लेकिन ये बोला है कि देखिए भाई मैं सोच रहा हूँ कि ओपन कर दूं किसको, सिविल सर्विस में, ठीक है, कहाँ पे, सिविल सर्विसेज में, इंडियंस को भी लेने के लिए क्या कर दूं, सिविल सर्वेंट्स इनको बना दूं, या सिविल सर्विसेज इनके लिए भी ओपन कर दूं, ये सुझाव आया, लेकिन किसने अपोज कर दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अपोज कर दिया, ये महत्वपूर्ण चीज, दूसरी चीज है ये। उसके बाद हमारे पास 1853 आ गया, 1853 आ गया, इसने तो क्या कर दिया, पूरी ताकत ही खत्म कर दी, पूरी मोनोपोली खत्म, पूरी मोनोपोली खत्म, ओके, इसको क्या बोलते हैं, एंड ऑफ मोनोपोली कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई तो ये भी कहा गया कि भाई चलिए एक काम करिए, अब आपके पास टाइम ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन स्पेसिफाई नहीं रहेगा इस चार्टर में, जो ड्यूरेशन है विल नॉट बी स्पेसिफाइड, ठीक है, तो स्पेसिफाइड नहीं रहेगा। अब पहले क्या हो रहा था, पहले अर्लियर स्पेसिफाइड होता था, ठीक है, अब जब स्पेसिफाइड होता तो कितने साल के लिए हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो 20 साल के लिए हुआ करता था, है ना। अब उसको बदल दिया गया, ठीक है। कुछ ही टाइम बाद ऐसा और क्या कर दिया गया, सिविल सर्विसेज में इंडियंस के लिए भी सिविल सर्विसेज ओपन कर दी गई, ओपन सिविल सर्विसेज फॉर इंडियंस, ये भी कर दिया गया, ठीक है। जब ये ओपन कर दिया गया उसके बाद हमारे पास क्या आ गई, ठीक है, एक और जैसे चीज मैं प्रीवियसली बताया था, ठीक है, लेकिन रिवीजन में अब यहाँ पे क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब क्या बन गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके थे 33 में, ठीक है।
अब क्या हो गया, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज हो गई और बोला गया कि जब क्या होगा, टर्मिनेट कर दी जाएगी आपको। टर्मिनेशन किसके बेसिस पे होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के क्या बोलते हैं मर्जी पे होगा, ऑन द विल एंड विम्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, और ये सारी चीजें होती हुई आई, तब तक क्या हो गया, तब तक 1800 क्या हो गया 1857 की लड़ाई हुई, जिसकी रिजल्ट में एक एक्ट इनको लाना पड़ गया, जिसको बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इसके जो मेजर सेक्शंस थे वो कल हम लोगों ने देखे थे, दो पार्ट में जो हम लोगों ने देखे। पहला क्या था भाई, अब इनको वायसराय मिल गया, इंडिया को क्या मिल गया, वायसराय मिला। अब वायसराय के पास अनडिफाइंड पावर थी। ठीक है, अब अनडिफाइंड पावर होने के बाद क्या कर दिया गया, ये जो चीजें थी, एक बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और इसको क्या कर दिया गया, काउंसिल ऑफ इंडिया बोल के 15 लोगों की 15 मेंबर्स की एक कमेटी दे दी गई। 15 मेंबर्स की क्या दी गई, एक कमेटी दे दी गई, जो कि क्या करेगी, एडवाइस करेगी। क्या कैसी थी ये, एडवाइजरी कमेटी थी। ठीक है, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, ये लोग ब्रिटिश कैबिनेट, ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य ही थे। ठीक है, जो कि क्या कर रहे थे, इनके देखो पावर ये थी कि ये भी सू कर सकते थे, सू एंड टू बी सूड। सू मतलब इनके ऊपर भी मुकदमा हो सकता है, ठीक है, इनके ऊपर भी मुकदमा हो सकता है और ये भी मुकदमा कर सकते हैं, किसी के ऊपर चाहिए तो इनको सू कर सकते हैं, और एज द पावर टू सू एज वेल। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। एक और जो महत्वपूर्ण बात थी क्या थी, सिविल सर्विसेज में अब एग्जाम्स होने चालू हो गए थे, जो कि यहाँ पे अगर प्रीवियसली अगर देखें तो इसमें एक कमेटी बनाई गई थी लॉर्ड मैकॉले की, मैकॉले की कमेटी, जिसको मैकॉले कमेटी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब मैकॉले कमेटी के नाम से जो कमेटी जानी जाती थी, उसने रिकमेंड किया, और ये कब बनाई गई थी, थोड़ा सा तो थोड़ी सी आपको मेमोरी थोड़ी सी मेरी सुन के क्या हो गई, आप चाहिए तो फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा दीजिएगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप फिर वापस ये सारी चीजें सुने, तो एक जो चीजें जो डॉट हैं वो आपके कनेक्ट होती रहें। ठीक है, मैकॉले कमेटी बनी, तो मैकॉले कमेटी ने फिर रिकमेंड किया कि एग्जाम होने चाहिए, एग्जाम होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम होने लगे, सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम हुए। पहले यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो एग्जाम सिविल सर्विसेज के लिए तो होता नहीं था, उसमें क्या होता था, मेरिट बेस पे मेरिट बेस पे मेरिट बेस पे चीजें होती थी, फिर बाद में क्या हो गया, एग्जाम होने लगे। यहाँ तक समझ में बिल्कुल आपको आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मेजर इंसिडेंट्स। और एक और बात देखिए, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी चार्टर लेके नहीं आने वाली है। ठीक है, मतलब ब्रिटेन से अब कोई चार्टर नहीं आने वाला है। चार्टर क्यों नहीं आने वाला है, क्योंकि अब बातें खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, अब परमिशंस की जरूरत नहीं है। भाई मेरे बिहाफ पे अगर कोई रूल करता है तो उसको परमिशन की जरूरत है ना, न कि भाई हम खुद ही रूल कर रहे तो हमें परमिशन की क्या जरूरत है। बात समझ में आ रही है आपको, चलिए तो प्रारंभ करते हैं अपना आज का जो नया एक्ट है, जिसको हम देखने जा रहे हैं, उसको उस एक्ट का क्या नाम है, उस एक्ट का नाम है
इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, चलिए सब चीजें तो देख के गई। इंडियन काउंसिल एक्ट चालू करते हैं। ठीक है, अब बात समझिएगा। अब काउंसिल्स बनना चालू हो गई हैं। अब अकेले वायसराय रूल नहीं कर रहे हैं, अब इंडियंस को भी मौका देना चालू हो गया है, उनको भी जोड़ना चालू हो गया है। डुअल गवर्नमेंट जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, अब वो क्या हो गई, एबॉलिश हो गई है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में क्या एबॉलिश कर दिया गया है, भाई आप अगर कोई भी चीफ है, ठीक है, या फिर कोई राजकुमार है, तो आप हमारी सत्ता को मान के रखिए बस। ठीक है, आप हमारी सत्ता को मान के रखिए बस, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर आप हमारी सत्ता को मान के रखते हैं तो आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, आपका स्टेट इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, आप हमें टैक्सेस देते रहिए, हमारी सत्ता को मान के रखिए। ठीक है, ये सारी चीजें आती गई। अब देखिएगा, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी, मैंने जो कल बताया था कि क्या प्रयास हो रही थी, प्रयास ये हो रहा था कि इंडियंस को अपने में मिलाया जाए। ठीक है, कुछ इंडियंस को अपने में मिला लिया जाए। अब कौन से इंडियंस को आप अपने में मिलाएंगे, सारे लोग तो आएंगे। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग कहाँ हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, हाँ, जो लोग पढ़े लिखे इंडियंस हैं उनको आप मिलाइए। जब मिलाने की बात चालू हो गई तो अब कैसे मिलाएंगे आप भाई उनको कुछ दीजिए तब तो वो मिलेंगे, ऐसे तो जाकर मिल नहीं आएंगे आपसे। आप क्या देंगे, आप उनको एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटर में जगह दीजिए, तब तो जाके वो मिलेंगे आपसे। तो इसके लिए क्या कर दिया गया, इसके लिए इंडियंस को मिलाने की बात चालू होगी, जिसको कि हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या क्या आ रहा था, सी कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। क्या चीज में, एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, क्यों भाई, टू मेक रूल इजी। ठीक है, आराम से उसको रूल करने के लिए क्या कर दिया गया, बनाया जा रहा था कि भाई इंडियन जो भी हैं उनको भी अब ऐड किया जाए। ठीक है, इसके लिए क्या कर दिया गया, अब बिगनिंग ऑफ इंडियंस इन लॉ मेकिंग। ठीक है, जो कानून अब बनने का जो कार्यक्रम चल रहा था, ठीक है, उसमें क्या कर दिया गया, लॉ मेकिंग में भी इंडियंस को लाना चालू कर दिया गया। जो मैंने आपको बताया अभी कि एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और किसमें, लेजिस्लेटर में भाई ऐड करने का तरीका जो है चालू कर दिया गया था। चलिए,
अब इस चीज को हम एक बार गंभीरता से अगर देखें तो क्या हो रहा था, इंडियंस को अपनी तरफ लाने की कोशिश चालू हो गई थी कि कहीं वापस रिवोल्ट हो गया, अब की बार तो नहीं कुछ टूटा, ये तो रिवोल्ट तुम लोगों ने मिलजुल के क्या कर लिया, खत्म करा लिया, लेकिन अब की बार अगर रिवोल्ट हुआ, अब की बार जो लोग मिले तो क्या होगा, आपका काम खत्म है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझेंगे चीजों को। ठीक है, आप देखिए, बिगनिंग चालू हो गई किसमें, लॉ मेकिंग में लाना चालू हो गया। वायसरॉय की जो कमेटी थी, ठीक है, वायसरॉय की कमेटी में, ठीक है, क्या कर लिया गया, 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जोड़ लिया गया। वायसरॉय ने अपनी जो काउंसिल थी उसमें 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जोड़ लिया। ठीक है, अब वो 3 लिख लेंगे इसको तो सही रहेगा। अब नॉन ऑफिशियल के बारे में भी आपको बताता हूँ। ठीक है, यहां से अगर ये करेंगे तो बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। कैसे भाई, अब आप सुझाव देंगे चीजों को, है ना, उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशंस में, पहले अभी भी ये जो है सेरेमनियल ही रहेगा, लेकिन अब चीजें ये कही जाती हैं कि बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। इसके तहत क्या कर दिया गया, इस बिगिनिंग के तहत क्या कर दिया गया, इस बिगिनिंग के तहत नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मतलब कौन भाई, इंडियंस, इंडियन नॉन ऑफिशियल मेंबर को जोड़ा गया। ठीक है, जो वायसरॉय की काउंसिल थी, वायसरॉय की काउंसिल थी, उसको क्या कर दिया गया, एक्सपैंड किया गया, एक्सपैंड कर दिया गया। वायसरॉय ने अपनी काउंसिल को एक्सपैंड किया, कितने लोगों से एक्सपैंड किया, 3 नॉन ऑफिशियल, 3 नॉन ऑफिशियल इंडियंस को जोड़ा गया। ठीक है, अब ये जरा एक टर्म हम समझ लेते हैं कि नॉन ऑफिशियल होता क्या है। बार बार जो बातें बनी, नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल क्या होते हैं भाई, नॉन ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है, कौन होते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वो होते हैं, लिख लेंगे एक बार, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वो होते हैं जो who were not गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, जो सरकार की तरफ से कोई भी बेनिफिट नहीं पा रहे हो, मतलब कि कोई तनख्वाह पे नहीं हो, कोई प्रिविलेज पे नहीं हो, उनको क्या बोल दिया गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बोल दिया गया। आपको याद होगा पहले भी काउंसिल में कुछ मेंबर्स को जोड़ा गया था, लेकिन अब जो जोड़ा गया वो क्या था, अब वो इंडियंस, आपको याद होगा 6 मेंबर्स जो काउंसिल थी,
6 मेंबर काउंसिल जो थी उसमें 4 मेंबर्स कहाँ से लेके आ गए थे? मैं आपको कब की बात बोल रहा हूँ? 33 की बात बता रहा हूँ, है ना? जो 4 मेंबर्स, ठीक है, 53 की बात बता रहा हूँ जब 4 मेंबर्स, ठीक है, लोकल प्रोविंस से क्या गए थे? भेजे गए थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, एक्ट ऑफ 1853 के अंतर्गत, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा से, ठीक है। उसके अलावा अब क्या कर दिया गया? उसके अलावा अब 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी इसमें जगह दी गई, ठीक है। अब 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नाम हम देख लेते हैं भाई, कौन कौन से 3 ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, ठीक है। ठीक है, चले 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नाम देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल ही लिख देता हूं मैं, who were the 3 non-official Indians to be the part of Viceroy's expanded, देखिएगा, काउंसिल इन एक्ट और काउंसिल एक्ट, ये एक्ट भी बोल देता है, इन इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। कहां कहां से थे और कौन कौन थे भाई? तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आपका क्वेश्चन है, और आंसर क्या आ जाएगा? पहला जो था वो कौन था? पहला था राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ बनारस। और इनका नाम क्या था? एक बार लिख लेंगे दूसरे कलर से थोड़ा, राजा ऑफ बनारस का नाम है ना, राजा ऑफ बनारस का नाम था राजा देव नारायण सिंह ऑफ बनारस। चलिए जी, अब दूसरे कौन थे? दूसरे थे महाराज ऑफ पटियाला, महाराज ऑफ पटियाला। महाराज ऑफ पटियाला का क्या नाम है भाई? महाराज ऑफ पटियाला का नाम था महाराज सर नरेंद्र सिंह ऑफ पटियाला। और तीसरे कौन थे? तीसरे जो थे उनका नाम था राजा ऑफ ग्वालियर। और राजा ऑफ ग्वालियर का नाम सुन के आप लोग थोड़ा सा आश्चर्य मत करिएगा, ठीक है। इनका क्या नाम था? राजा सर दिनकर
रघुनाथ राव नहीं, रघुनाथ। और ये कौन थे, अगर देखेंगे तो ये याद रखिएगा, ये कौन थे? दिनकर राव रघुनाथ कौन थे? दिनकर राव रघुनाथ जी जो थे वो he was the son of रघुनाथ राव by his first wife। रघुनाथ राव जी की जो पहली बीवी थी, ठीक है, अब नाम उनका आप लोग बताइएगा। तो रघुनाथ राव जी की पहली पत्नी से जो लड़के थे उनका क्या नाम था? राजा सर दिनकर राव रघुनाथ राव। 3 लोगों को क्या कर दिया गया? 3 लोगों को ला दिया गया। अब जब 3 लोगों को नॉन ऑफिशियल, ये लोग सारे नॉन ऑफिशियल ही थे और अभी इनका काम क्या था? केवल सेरेमनी अटेंड करना, चीजों को समझना, क्या हो रहा है ना, कैसे चल रही है चीजें, इन सब चीजों को समझना ही इनका काम था। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, दूसरा अगर पॉइंट लिखें तो जो तरीका था, एक्चुअली ये एक्ट ले आके कर क्या रही थी, अगर इसको नंबरिंग करना चाहे तो ठीक है, ये हमारा नंबर 1, 2, दिस इज ओके एंड दिस इज 3। अब देखिए क्या कर रही थी, ठीक है। अब व्हाट वाज द प्लान? प्लान क्या था कंपनी, गवर्नर क्राउन का प्लान क्या था? क्राउन का प्लान था, क्राउन वाज डिसेंट्रलाइजिंग, क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे सीधे लिख देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रूल इन इंडिया। जो फंक्शनैलिटी थी उसको क्या हो रहा था? डिसेंट्रलाइजेशन उसकी हो रही थी। बात समझ में आ रही है? अब डिसेंट्रलाइजेशन होने के लिए क्या हो रहा था? अगर आपको याद होगा तो पहले पूरा पावर, पूरी ऑटोनॉमी क्या कर दी गई थी? और ये मैं कैसे कह पा रहा हूं? पहले क्या हो रहा था? जो प्रेसिडेंसी थी, क्या थी? प्रेसिडेंसी कौन सी थी? बंगाल की। उसके पास क्या था? अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, अब देखिए ये कब आया था, ये आप हमें बताएंगे। कब जो है बाकी जो प्रेसिडेंसीज थी, जो अदर प्रेसिडेंसीज देखी जाए तो अदर प्रेसिडेंसीज, जो 2 अलग अलग हमारे पास, बॉम्बे और मद्रास, इन दोनों प्रेसिडेंसीज के पास से पावर कौन सी? लेजिस्लेचर की पावर और लेजिस्लेशन की पावर ले ली गई थी। ठीक है, ये कब ले ली गई थी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, लेजिस्लेचर की पावर हमें। तो अब इनको क्या कर दिया गया भाई? आपसे पावर जो है पहले क्या कर ली गई है? अब पहले आपसे पावर ले ली गई है।
पहले आपसे पावर ले ली गई है। ठीक है, 1833 का जो चार्टर हमारे पास, सॉरी मैं बता ही दिया आपसे, ठीक है चलिए, जो 1833 का चार्टर था उसमें जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, अब वो लॉ नहीं बना सकते थे। कौन बना सकते थे? विलियम बेंटिक साहब के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम वो बने थे। तो अब सारी चीजें कहाँ आ गई थी? सेंट्रलाइज कर दी गई थी, और गवर्नर ऑफ इंडिया ही केवल अब लॉ बना सकता था इंटायर इंडिया के लिए, क्योंकि पहली बार कॉन्सेप्ट आया था इंडिया का। उसके पहले तो बंगाल चल रहा था, मद्रास चल रहा था। अब बेंटिक साहब के नेतृत्व में जो भैया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, अब वो लॉ बना सकते थे। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। जब डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, उस टाइम क्या हो रहा था? उस टाइम सेंट्रलाइजेशन हो रहा था। सेंट्रलाइजेशन होने के बाद अब क्या हो रहा है? चीजें बदल चुकी हैं। अब क्या हो रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो दूसरी जो प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है, ये अगर देखिए, अब अल्टीमेट पावर इसके पास था प्रीवियस, ये लिख रहा हूं मैं, इसको आप ऐसा मत समझिए कि अभी भी इसके पास अल्टीमेट पावर है तो सही, लेकिन केवल यही अल्टीमेट अब नहीं है। अब क्या हो गया? जो अदर प्रेसिडेंसीज भी थी बंगाल को छोड़ करके, उनको भी क्या कर दिया गया? उनको भी कहा गया कि भाई आप भी अब लॉ बनाइए। नाउ व्हाट यू कैन डू, इवन यू कैन मेक लॉस। तो अगर दूसरी भाषा में कही जाए तो क्या कर दी गई? रीस्टोरेशन। जो पहले ताकत ले ली गई थी वो वापस से ताकत आपको दे दी गई। रीस्टोरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, अब क्या कर दिया गया? बॉम्बे और मद्रास के पास भी अपनी अपनी काउंसिल्स हो गई, और इनको क्या कहा गया? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। क्या कह दिया गया? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, हम देखेंगे और भी दो तीन प्रेसिडेंसीज, दो तीन लेजिस्लेटिव उसमें जुड़ी। ठीक है, तो अब देखिए, एक तौर पे ये जिस समय की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा समय है? 1861, 61 का समय है। 61 के दौर के बाद की बात हो रही है। तो 61 के दौर के बाद की जब बात हो रही है, तो अब बात समझिएगा, चीजें बहुत क्या हो रही हैं? ड्रास्टिकली बदल रही हैं। ड्रास्टिकली बदल रही है मतलब अब केवल और केवल बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में कंपनी का रूल नहीं है। अब कहाँ है? अब बहुत जगह पूरे इंडिया में फैला हुआ है। ऑलमोस्ट इंटायर इंडिया, जो आज का इंडिया जो है, अगर आप देखेंगे तो क्या है, पूरे जो अगर हम देख लें, उस टाइम कुछ ऐसा इंडिया चलता, पता नहीं मैं उतने अच्छे से बनेगा कि नहीं, चलिए बना के प्रयास करता हूं मैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा भारत उस टाइम पे था, ठीक है, इस तरह से जो भी चीजें थी। अब इसमें ये ठीक है, थोड़ा सा चलिए ठीक है। अब ये पूरा भारत, आज का डेट का जो भारत अगर आप देखें तो यहाँ से कट के जम्मू एंड कश्मीर बन के और यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर का जो, माफ करिएगा, हम अभी भी उसको मानते हैं कि भाई पीओके हमारा ही पार्ट है, तो जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के और हमारा नॉर्थ ईस्ट वगैरह लिए दिए, ये चीजें आज की भारत। दूसरे कलर से बना देता हूँ, ये चीजें हमारी, देखिए ड्राइंग थोड़ा सा
अच्छा नहीं भी होता है तो आप इस चीज को थोड़ा माफ करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, ठीक। ये जो पार्ट था, कौन सा पार्ट, ये था आपका चाइना का पार्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी जो बंगाल, ठीक है, ये पूरा बंगाल जो आप आज के टाइम में क्या देखते हैं, बांग्लादेश देखते हैं। ठीक है, उसके साथ में ये नेपाल, ठीक है, नेपाल, ठीक है। उसके बाद जो उसको क्या बोलते हैं, बर्मा, बर्मा जो है म्यांमार है। ठीक है, ये पूरा पार्ट ऑफ यहाँ पे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, ये श्रीलंका, ठीक है, वैसे ही करके पूरा, ठीक है, ये पूरा अफगानिस्तान का पार्ट, ठीक है, अफगानिस्तान का पार्ट, पाकिस्तान का पार्ट, पाकिस्तान तो हमारा ही था। ठीक है, ये पूरा पाक, ठीक है, ये पूरी जो इंटायर थ्रू आउट, ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ 1861। ठीक है, अब एक्विजिशन बंद हो गई है लेकिन पूरी एक तरीके से, है ना, पूरा एक तरीके से अगर 1 मिनट 2 मिनट रुकिए, मैं आपको सर्च करके ही दे देता हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा, है ना, आइए। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, तो लगभग मैंने वही बनाया था, है ना, लगभग मैंने वही बनाया था। चलिए जी, इसी को देख लेते हैं। ठीक है, आइए एक नए पेज में चलते हैं। अरे, तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया मैप मिल गया हमें, है। चलिए, तो ये जो चीज है ये यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। अब आइए, बस समझाने के लिए है, ठीक है, समझाने के लिए बात हो रही है। यूज कर लेंगे मन करेगा तो, ठीक है। आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है भाई, जिसका ये पेज है उससे मैं जो है थोड़ा सा वो करता हूँ कि भाई, चलिए ठीक, चलिए। अब ये देखिए, मैं अगर आपको दिखा दूं, अरे यार, ठीक है, चलिए जी, है ना, ओके। अब आइए दिखाता हूँ मैं आपको, ये चीज देखिए, ये आपको दिख रहा है नेपाल का पार्ट, ठीक है, ये बलूच, कश्मीर, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, भूटान देखिए, ठीक है, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना हो चुका था उस टाइम। ठीक है, ये 1930 का हो रहा है लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल दिखा रहा हूँ। ये पूरा जो भी देख रहे हैं आप, ठीक है, ये नॉट सोवियत, नॉट सोवियत, ओवर हियर, दिस वन, ओके, लेट मी गो बैक टू दिस, ठीक है, ओके। एक ओवरऑल मैं आपको पिक्चर दे रहा हूँ कि ये जो आपका यहाँ से लेकर के अफगानिस्तान और ये सारी चीजें आ रही थी एक साथ, किसके, अफगानिस्तान भी आ रहा था। ठीक है, ये चाइना का भी कुछ ट्रेड चल रहा था चाइना के साथ में, भी नेपाल था, भारत तो था ही, ये बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का पार्ट है वो, ठीक है, ये देखिए, ये म्यांमार वाला एरिया, भूटान, ठीक है, यहाँ पे सब में क्या था, सब कुछ में, ठीक है, सब में भारत सरकार का, सब में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है चल रहा था। ठीक है, अब अपने लेक्चर पे वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यही चीजें मैं आपको बता रहा था। अब
एक तरह का तरीके से बढ़ते बढ़ते राज्य बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो अब तीन ही जो है बॉम्बे, मद्रास और ये बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसीज ही नहीं रही थी, और भी काउंसिल हम ओपन कर रहे थे। ठीक है, और भी काउंसिल ये लोग ओपन कर रहे थे। तो जो काउंसिल और नई ओपन हुई, क्योंकि भाई कंट्रोल करने के लिए तो अब प्रोविंसेस ज्यादा लगेंगे, ज्यादा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी पड़ेंगी, ताकि आप स्मूथली क्या कर पाए, रन कर पाए। तो ठीक है, अब जो दूसरी काउंसिल बनाई गई वो क्या थी, न्यू काउंसिल। न्यू काउंसिल्स, न्यू कौन सी, प्रोविंशियल काउंसिल्स। न्यू प्रोविंशियल काउंसिल बनाई गई, कितनी, तीन। कितनी बनाई गई भैया, तीन नई प्रोविंशियल काउंसिल बनाई गई, और उसमें क्या था, एक बनाया गया बंगाल को, दूसरा बनाया गया नॉर्थ, याद रखिएगा, वेस्ट, फ्रंटियर प्रोविंस, और तीसरा बनाया गया पंजाब। डेट भी स्टैटिक वाले बच्चे डेट लिख लेंगे, 1862 और 1866 और 1897। ठीक है, तीन नई प्रोविंशियल काउंसिल, तीन नई प्रोविंशियल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर बोले तो ज्यादा उचित रहेगा। तीन नई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बना दी। बात समझ में आ रही है सबको, कहीं कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। ठीक है, कौन कौन सी, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब। अगर आपको देखना है, चलिए हम एक बार नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी एक बार मैप में खोल के देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट, चलिए ये जो चीजें हैं ना, क्या हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। चलिए कभी कभी ये काम करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, लिख ही लेते हैं। क्या चीज, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का मैप अगर देख लें, इमेज देख लेते हैं, तो इमेज से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, ये आपको मैप में कुछ इमेज समझ में आ रहा है, कुछ देखिए, ये आपको मैप में कुछ इमेज समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, ये है आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक, ये कौन सा एरिया है भाई, ये जो आपका एरिया है, अरे इतना डिटेल नहीं बताना था भाई, आइए
बस ये दिखा दें कि बच्चों को कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है क्या। ठीक है, ये है आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भाई। ठीक है, ये है आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। कौन सा? अफगानिस्तान। ठीक, उसके बाद से क्या, यहाँ देखिए, ये है आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अफगानिस्तान, नॉर्थन इंडिया, कश्मीर और पंजाब के बीच का ये जो एरिया जो आज की डेट में बोलते हैं कि पाकिस्तान में चला गया है, कुछ पाकिस्तान में कुछ अफगानिस्तान में चला गया है, वही है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, फ्रंटियर प्रोविंस। ओके, तो ये दूसरा क्या, पंजाब, ठीक है, और तीसरा बंगाल। पहले बंगाल को बनाया गया 1862, उसके बाद से 1866 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को बनाया गया। तीसरा पंजाब को बनाया गया 1897। ठीक है, इसके साथ ही ये तो तीसरा पॉइंट था, ठीक है, कि भाई रिस्टोरेशन हो गई। अब चौथा पॉइंट हम देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट ऑफ, इसका कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, ये आज भी चलता है पोर्टफोलियो वाला कॉन्सेप्ट। पोर्टफोलियो मतलब क्या, अगर आपको भी याद है तो अगर जब इलेक्शन हो जाते हैं तो इलेक्शन होने के बाद क्या होता है, जो एमएलएस होते हैं, एमपी होते हैं, उनको क्या होता है भाई, आज उनको पोर्टफोलियो मिलेगा। पोर्टफोलियो मतलब क्या, उनको विभाग मिलेगा, उनको डिपार्टमेंट एक मिलेगा। कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा वो भाई, किसके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है, मतलब क्राउन के ऊपर उस टाइम था, मान के चलिए वायसराय के ऊपर था, वही तो सब चीज के हेड थे। 1947 तक कौन हेड था, जो सारी एक्टिविटीज हो रही थी वो अंडर द नेम ऑफ द वायसराय ऑफ इंडिया हो रही थी। भले कोई भी करे लेकिन उसको रिपोर्ट करना पड़ता था वायसराय को, उसके पास वीटो रहता था, ठीक है, हेडेड बाय द वायसराय। ठीक है, अब पोर्टफोलियो सिस्टम ला दिया गया। अब भाई स्टैटिक वाले बच्चे पूछेंगे कि सर डिपार्टमेंट, आपने ये तो बता दिया कि पोर्टफोलियो मतलब डिपार्टमेंट होता है, पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है, पोर्टफोलियो मींस डिपार्टमेंट, सिंपल मींस डिपार्टमेंट। हेल्थ है, क्या है, हेल्थ, एक मिनट ये देख लेता हूँ कि वाकई हेल्थ पोर्टफोलियो में था कि नहीं। चलिए ये तो होगा कि एजुकेशन तो रहेगा ही, कुछ भी हो। ठीक है, एजुकेशन हो गया, फिर से हेल्थ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, ऐसी ही सारी पोर्टफोलियोस, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ठीक है, ये सब चीजें है ना। अब क्या कर दी गई, ये सारी की सारी चीजें पोर्टफोलियो के अंतर्गत, मतलब एक डिपार्टमेंट टाइप का दे दिया गया, भाई आपका ये डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट तो आपको मिल गया, अब आप उसके ऊपर पूरा फुल कंट्रोल रखिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाइए, जो आपको संभालना है संभालिए। ये माना जाएगा काउंसिल ही उसको संभाल रही है, क्या माना जाएगा, काउंसिल ही उसको संभाल रही है ना। काउंसिल ही उसको क्या कर रही है, संभाल रही है। एक मिनट जरा टाइम दीजिएगा, ठीक है, सॉरी। अब
कुछ स्टैटिक वाले बच्चों के लिए, भाई थोड़ा स्टैटिक वाले बच्चों का भी ध्यान मैं रखता हूँ, तो स्टैटिक वाले बच्चों के लिए पूछा गया कि हु वाज द वायसरॉय, ये किसके टाइम पे हुआ था, पोर्टफोलियो सिस्टम किसके टाइम पे आया था। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो 1861 था वो किसके टाइम पे आया था। ये 1861 का जो भी काउंसिल एक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट, वो किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आया था। जब लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ये आया था तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो भी किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग। पूछेंगे कि भाई अब ईयर बताइए सर आप, ऐसे नहीं चलता है। तो ईयर था बेटा 1859। ठीक है, चलिए 1859 में इसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया था, लाया गया था। और ये माना जाता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 के इंडियन काउंसिल के थ्रू ही आया इंडिया में। ठीक है, आइए दूसरी बात देख लेते हैं। अब ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेंबर्स ऑफ वायसरॉय काउंसिल was given डिपार्टमेंट। क्या दे दिया गया था इनको, भाई आप डिपार्टमेंट ले लीजिए, अब सारी चीजें हम अकेले नहीं संभालेंगे। कितने डिपार्टमेंट, 1 और मोर, एक भी दिया जा सकता था और एक से ज्यादा भी दिया जा सकता था। और ये लोग क्या कर सकते थे, ये लोग कर सकते थे कि दे कैन इशू फाइनल ऑर्डर। क्या कर सकते थे, ये लोग फाइनल ऑर्डर पास कर सकते थे। किसके बिहाफ पे, बिहाफ तो एक ही होगा, बिहाफ ऑफ काउंसिल। ठीक है, पहले काउंसिल का था। अब देखिए पहले पूरी पूरी काउंसिल एक, सारी चीजों पे काउंसिल ही ऑर्डर पास करती थी, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, जो भी हो, उस पे कौन पास करता था, पहले फाइनल ऑर्डर काउंसिल ही पास करती थी एक साथ, है ना। अब बोल दिया जाएगा कि भाई काउंसिल तो ठीक है, लेकिन उसमें जिसको पोर्टफोलियो दी गई है हेल्थ की, वो फाइनल ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, और ये माना जाएगा कि ये ऑर्डर किसका होगा, ये ऑर्डर काउंसिल का ही होगा। बात समझ आ रही है, ये ऑर्डर किसका होगा, ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल। ठीक है, लेकिन लेकिन एक बड़ी बात ध्यान देंगे, चलिए उसको दूसरे पे लिखवा देंगे, फाइनल ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑन द मैटर, किस मैटर पे, ऑन द मैटर related to their department। their department मतलब किसका डिपार्टमेंट, जिसको पोर्टफोलियो मिला है उसका डिपार्टमेंट। ठीक है, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको एक और, मुझे लगता है कि ये चौथा है, इसमें पांचवा जो है, ठीक है, पांचवी जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये लोग कभी भी पूरा पावर नहीं दिए किसी को भी, क्राउन ने कभी भी पूरी पावर नहीं दी, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो चाहे कोई भी हो, उसको पूरी पावर नहीं दी। तो इन्होंने क्या किया, एम्पावर द वायसरॉय टू इशू, क्या चीज, ऑर्डिनेंस, क्या चीज, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पास करने के लिए क्या कर दिया, एम्पावर कर दिया वायसरॉय को। अब ऑर्डिनेंस के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम अपना हिस्ट्री के बाद में जब ऑर्डिनेंस का चैप्टर आएगा तो, ठीक है, उसमें हम ऑर्डिनेंस डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्डिनेंस मतलब तत्कालिक लॉ, तत्कालिक
लॉ, कोई डिस्कशन नहीं चाहिए और सीधे डिस्कशन चाहिए होता है कुछ। मैं आपको डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा। ऑर्डिनेंस मतलब आप समझ जाइए कि कोई भी लॉ तत्काल प्रभाव से जो पास हो जाए, ठीक है। क्या कर दिया गया, एम्पावर द वायसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट कॉन्करेंसी ऑफ काउंसिल, ठीक है, विदाउट concurrency of legislative council। पहले लिख लेते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। दूसरी चीज है कब, कब भैया, ड्यूरिंग इमरजेंसी। और इमरजेंसी क्या अभी के तरह इमरजेंसी थी, जो इमरजेंसी जो लगी थी 75 में, वैसी इमरजेंसी क्या, नहीं भाई। इमरजेंसी मतलब कोई अगर विरोध चालू हो जाए, ठीक है। अब अगर आपने ऑर्डिनेंस पास कर दिया है तो उसकी कुछ जो है टेन्योर रहेंगी, ठीक है। तो टेन्योर क्या रहेंगी, क्या है, ड्यूरेशन। और वैलिडेशन, कब तक के लिए, ऑफ ऑर्डिनेंस विल बी टिल 6 मंथ, 6 महीने तक ऑर्डिनेंस की ड्यूरेशन आपका रहेगा, ठीक है। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमें कॉन्फिडेंस में लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम पे हम ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, वायसरॉय की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद और ये कितने टाइम तक रहेगा, 6 महीने तक रहेगा, ठीक है। ये सारी बातें आपके इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के थ्रू हुई, ठीक है। एक बार पुनः जो है आप लेक्चर को उठा करके वापस से देखिए और इसमें अगर कोई आपको डाउट होता है तो पूछिए, ठीक है। अगले टर्म में हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 61 हम लोगों ने कर लिया। अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 92 की तरफ मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको क्लोज करेंगे। PYQs लगाते रहिए, NWS को सब्सक्राइब करिए और ठीक है, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। वी आर कॉलिंग इट अ एंड, क्या कॉल रहे हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय, बाय।